गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी क्रिसमस आप लोग को भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी क्रिसमस। लेकिन इस दिन जो है सुबह सुबह क्लास में तो मजा नहीं आएगा। क्या बोलते हैं? एक तो फेस्टिवल का समय है, फेस्टिवल का दिन है, उसमें भी सुबह सुबह इस ठंड में। हाँ, सही बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन पर क्वेश्चन, CRQ का। और एक क्वेश्चन देखा जाए, 10 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा देखिए। क्या कह रहा है ये? डायग्राम तो इसका डराने वाला लग रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर आइडियल। ठीक है। If the tension in the string connecting between the blocks A and C is this, find the value of N। तो डायग्राम बनाइए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को कह देते हैं बी, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ए पुली। ये एक पुली है, एंड दिस पुली इज कनेक्टेड विथ ए ब्लॉक। और ये ब्लॉक ए है। ये स्ट्रिंग इस ढंग से एक और पुली से पास हो रहा है, और ये अगेन एक और पुली से पास हो रहा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक और कनेक्टेड है। दिस ब्लॉक इज सी, और इसका मास है 18 किलोग्राम। इस ब्लॉक ए का मास है 9 किलोग्राम, और इस बी का भी मास है 9 किलोग्राम, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। यही तो अरेंजमेंट है। और पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो टेंशन तो टी ही होगा। टेंशन तो टी ही होगा। तो दिखा देते हैं टेंशन को। यहाँ जो टेंशन है वो टी है। सेम स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन टी है। सेम स्ट्रिंग है, यहाँ भी टेंशन टी है। ये भी टेंशन टी है। और ऑब्वियस है कि टेंशन टी है। और इसी टेंशन को निकालना है, टी नहीं टू टी है। इसी टेंशन को निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस ब्लॉक का वेट 18G नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पर इसका वेट 9G नीचे लगेगा। नॉर्मल आप कह सकते हैं NA। और इसका स्लाइडिंग, चूंकि टेंशन इधर है तो स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर है, और इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा।
यहाँ पर भी वेट 9G नीचे, नॉर्मल N2 कह दीजिए, और टेंशन इधर लग रहा है, स्लाइडिंग टेंडेंसी राइट है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसको FA कह दीजिए और इसको FB कह दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात एक चीज ये है कि क्या ये ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है या सिर्फ बी स्लाइड कर रहा है या दोनों स्लाइड कर रहा है, तभी तो फ्रिक्शन पता चलेगा। या दोनों में से कोई स्लाइड नहीं कर रहा है। पहले चीज तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर मोशन कौन कर रहा है, उसके बाद आगे की बात सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में अगर ये रेस्ट में भी रहा ब्लॉक सी, तो इस पर जो वेट है 18G मतलब 180 न्यूटन नीचे लगेगा, तो टेंशन T 180 तो लगेगा अगर रेस्ट में मान भी ले। और ये अगर 180 न्यूटन लगा तो यहाँ पर 180 न्यूटन लगेगा। तो क्या जो ए और सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 180 न्यूटन से ज्यादा होगा, तभी तो ब्लॉक ए रेस्ट में रह सकता है। अदरवाइज इसको तो मूव करना पड़ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स FA मैक्स अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा म्यू NA। म्यू है 0.5, NA है 9G मतलब 45 न्यूटन। अब 45 न्यूटन जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पर लग सकता है टू अपोज द मोशन, और जबकि खींचने वाला फोर्स कितना है 180 न्यूटन, तो ब्लॉक ए मोशन तो करेगा। ब्लॉक ए मोशन तो करेगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि इस ब्लॉक बी पर तो ट्वाइस ऑफ टेंशन लग रहा है, मतलब 360 न्यूटन, और बी पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है दैट इज म्यू NB। और ऑब्वियस है कि ये भी हो जाएगा 0.5 इंटू 9G, ये भी 45 न्यूटन, मतलब ब्लॉक बी भी मोशन कर रहा है। ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन को AB और ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को AA कह देते हैं। और ए और बी अगर दोनों मोशन कर रहा है तो भैया सी रेस्ट में थोड़े रहेगा, ये भी तो मोशन करेगा और इसका एक्सेलरेशन AC। अब ये चीज तो है, लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इक्वेशन के विषय में सोचें तो ये एक्सेलरेशन AC है, इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन AA है, इसका AB है। क्या ये तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है? क्योंकि अदरवाइज इतना सारा अननोन हो जाएगा, कहां से सॉल्व होगा। तो अब अपना जो पहला जिम्मेदारी है वो ये कि हमको इस तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, फिर आगे हम बात करेंगे। और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना अगर है तो ऐसे स्थिति में डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि AA प्लस AB इक्वल टू AC, जो कि आप लोग में से कुछ लिख के भेज रहे हैं।
अरे भैया, अगर यही करना होता तो पावर मेथड क्यों सीखे होते? पावर मेथड इसी दिन के लिए तो सीख के रखे हैं कि जब भी बॉडीज के एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का रिलेशन निकालना होगा तो हम अपना पावर लगा देंगे। और पावर मेथड क्या कहता है? तो मतलब इस तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का अगर हमको रिलेशन निकालना है तो पावर मेथड लगाना पड़ेगा। और पावर मेथड कहता है द टोटल पावर सप्लाइड by the tension in the string in an arrangement is always zero। मतलब पावर सप्लाइड टू ब्लॉक ए प्लस पावर सप्लाइड टू ब्लॉक बी प्लस पावर सप्लाइड टू ब्लॉक सी, सबका सम जीरो होगा। तो शुरुआत ए से करते हैं। टेंशन लेफ्ट, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट, तो ये तो टी ए हो गया। इसमें टेंशन भी राइट, एक्सेलरेशन भी राइट, तो ये हो जाएगा 2t इंटू ए बी। और यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन तो नीचे है, टेंशन ऊपर है, माइनस टी ए सी इक्वल टू 0। इसीलिए आप कह सकते हैं ए सी इक्वल टू ए प्लस 2ab। इस इक्वेशन को 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब हमको नेचुरल है कि तीनों ब्लॉक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लिखना पड़ेगा। तुषार, चाय खत्म हो गया है? अकेले अकेले है? हम तो चाय नहीं पिए अभी तक। तो यहाँ पर अगर हम ब्लॉक ए बी और सी के विषय में अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। तो ब्लॉक ए का एक इक्वेशन अगर लिखें तो ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का इक्वेशन तो क्लियर कट दिख रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का तो है नहीं। एक्सेलरेशन लेफ्ट है इसलिए रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। एंड दिस इज टी माइनस एफ ए भी पता है क्योंकि मोशन कर रहा है। दिस इज 45 इक्वल टू 9 ए। इस इक्वेशन को 2 बोल देते हैं। अब बात करते हैं इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक बी है उसका इक्वेशन का अगर बात करें तो ब्लॉक बी का जो इक्वेशन हो जाएगा 2t, ये है, फ्रिक्शन तो उतना ही है, और ये हो जाएगा 2t माइनस 45 इक्वल टू 9ab। ये इक्वेशन 3। और इस ब्लॉक का भी इक्वेशन लिख ही लेते हैं। और अगर इसको ब्लॉक सी का इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पर भी हमको डायरेक्ट दिख रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 18g माइनस टी, 18g माइनस टी इक्वल टू 18ac। ढेर सारा इक्वेशन मिल गया। और ये अब इन सारे इक्वेशंस को देख के लग रहा है कि अगर यहां से ए बी और ए सी निकाल करके अगर यहां में रख दे तो पूरे में एक ही अननोन रहेगा, दैट इज टेंशन। और फिर हम टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। एसी पहले लिख लेते हैं। एसी यहां से आ जाएगा 18g माइनस टी बाय 18, यही तो एसी है। ए यहां से लिखिए टी माइनस 45 बाय 9 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है भैया? 2t माइनस 45
2t-45/9, और कुछ हो या ना हो, 9 तो सब जगह से हट जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं 180 - t/2, t-45 +4t-90। और इसी को हम लिख सकते हैं 180 - t/2, 5t- ये कितना हो गया, 135 लग रहा है। 90 + 45, 135। और इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 180 - t, 10t - 270, एंड दिस इज, इसको इधर कर दीजिए, 045 इक्वल टू 11t, इसलिए t = 540/11। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, और यही होना चाहिए आंसर। आ रहा है क्या है ऐसा कोई आंसर? देख लेते हैं। ये 1350/11n, 1350/11n, 11 तो चलो ठीक है, ये 1350 तो नहीं आ रहा है। 450, हाँ तो 540 हम कैसे लिख दिए इसको? 180 + 270 तो 450 ही होता है। थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, अब अगर हम 3 करें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1350/3 × 11, और आंसर हो गया n is 3। सही है, नोट कर लीजिए। अब मेरा भी आ गया।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा, और लोग का भी तो होने दो। तुम्हारा नहीं आया है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो होगा वही करेंगे, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12। हटा दें इसको। नोट कर लिए हैं ना सब लोग? ओके। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। 12 में कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पर एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक इस ढंग से है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक है। इसका मास m1 है, ये कैपिटल M है, और ऐसे पुली से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर भी पुली है, और इसको एक दूसरे ब्लॉक B से कनेक्ट कर दिए। खास बात ये है कि ये M1 और कैपिटल M के बीच का ये जो सरफेस है वो रफ है, लेकिन ये जो बड़ा ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, इसके बीच का ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, लेकिन ब्लॉक बी और ये जो सरफेस है, ये सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। चूंकि M1 और कैपिटल M के बीच का ये सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो यहां लगेगा। किधर लगेगा नहीं पता, लेकिन लगेगा। वैसे ये जो बी और सरफेस है, इसके बीच का ये जो सरफेस है, यहां भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन ये चूंकि स्मूथ है, यहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्वेश्चन में कहता है कि इस ब्लॉक पर नाम देना चाहते हैं, नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे दीजिए सी, इसको ए, और इसको बी। ये जो ये जो ब्लॉक सी है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और क्वेश्चन में कहता है कि इस ब्लॉक सी पर कितना हम फोर्स लगाएं। इस ब्लॉक सी पर हम कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये जो F1 है
और ये जो F2 है वो एक दूसरे से जो रिलेटेड हो, वो कैसे रिलेटेड हो? F1 इक्वल टू 2F2, F1 इक्वल टू 2F2, इस ढंग से फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। यहां पर सबका मास वगैरह दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है। अब हम जो इसमें पहला बात सोचेंगे वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि भाई ब्लॉक सी पर फोर्स लगाए, ठीक बात है, इसका ये सरफेस स्मूथ है, ये बात भी ठीक है, तो ब्लॉक सी तो मूव करेगा, ब्लॉक सी तो मूव करेगा क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं और इसका ये सरफेस भी स्मूथ है। जब ब्लॉक सी मूव करेगा तो ये M1 इस ब्लॉक के ऊपर है। M1 हो सकता है कि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ये M2 भी हो सकता है कि रेस्ट में हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि M1 इस C के रिस्पेक्ट में स्लाइड करे लेकिन M2 रेस्ट में हो। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि M1 तो रेस्ट में हो लेकिन M2 यहां पर स्लाइड करे। और चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ए और बी दोनों ही ब्लॉक्स सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड करें। अब स्थिति क्या होगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि आखिर जो फोर्सेस लग रहा है वो किस ढंग से और कितना लग रहा है, और पर्टिकुलरली फ्रिक्शनल फोर्स के विषय में देखना पड़ेगा। तो पहले हम ब्लॉक ए को कंसीडर करते हैं, और ब्लॉक ए को अगर हम कंसीडर करें तो फोर्स हो गया यहां पर इसका M1G नीचे, नॉर्मल N1 ऊपर, और स्थिति चाहे जो भी हो, चूंकि ब्लॉक सी ए के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहता है, सी पर अप्लाइड फोर्स है, तो सी पर फ्रिक्शनल फोर्स तो F1 इधर लगेगा और सी पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो M1 पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। ये हम कैसे डिसाइड किए? इस ढंग से डिसाइड किए कि चूंकि सी पर अप्लाइड फोर्स है, सी मूव भी कर रहा है, यह करना चाहेगा, तो सी तो ए को छोड़ के मूव कर जाना चाहेगा, तो इसका मतलब है कि सी पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स राइट है, और सी पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लग रहा है, इसलिए ए पर फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। ये क्लियर है? तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर राइट लग रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स किस ढंग का लग रहा है? टेंशन तो होगा ही, ऑब्वियस है। तो यहां पर ये टेंशन भी है, लेकिन हम सबसे पहला चीज जानना चाहते हैं कि इस M1 और इस सरफेस के बीच कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, एंड दिस इज म्यू N1, म्यू दिया होगा, म्यू दिया है कितना? म्यू है 0.3, और मास M1 भी दिया होगा, M1 है 20 किलोग्राम, 20 इंटू 10, एंड दिस इज 60 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस M1 और इस कैपिटल M के बीच लग सकता है। अगर अब हम यहां पर देखना चाहें,
ब्लॉक बी का, तो ब्लॉक बी के विषय में अगर सोचें, तो ब्लॉक बी के विषय में अगर सोचते हैं तो यहाँ पर तो क्लियर है कि भाई टेंशन टी इधर है, F2 इधर है, M2G नीचे है, नॉर्मल N2 ऐसे है, और इसमें फ्रिक्शन का कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये टेंशन टी है। तो F2 का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, दिस इज म्यू N2, म्यू 0.3 इंटू मास इसका दिया हुआ है 5 किलोग्राम, मतलब 5G, एंड दिस इज 15 न्यूटन। अब आप देखिए कि F1 का मैक्सिमम वैल्यू और F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें रिलेशन F1 मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F2 मैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों तो स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों स्लाइड किया, ए अगर सी के रिस्पेक्ट में स्लाइड किया या बी सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड किया, तो ऐसे स्थिति में F1 इक्वल टू 4F2 होगा, क्योंकि दोनों स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि F1 इक्वल टू 2F2 होना चाहिए। इस पर कितना फोर्स हम अप्लाई करें ब्लॉक सी पर, जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो रिलेशन है वो F1 इक्वल टू 2F2 हो। अब हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है, किसका मोशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो आप खुद देखिए कि अगर M1 और इस C के बीच रिलेटिव मोशन अगर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F1 60 न्यूटन है। तो अगर यहां पर 60 न्यूटन लग गया तो इसके हिसाब से यहां पर बी और सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन लगना चाहिए, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बी और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन लगे, क्योंकि बी और सरफेस के बीच जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग सकता है वो तो 15 न्यूटन लग सकता है। इससे ये बात क्लियर हो गया कि भाई M1 इस C के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर सकता है। M1 इस C के रिस्पेक्ट में जब रेस्ट में होगा तभी यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो 0 से लेकर के लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बीच कुछ भी लग सकता है। 0 से लेकर के लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बीच कुछ भी लग सकता है, और वो 0 से 60 न्यूटन के बीच कुछ भी लगेगा। तो मान लीजिए कि 30 न्यूटन लगा, 25 न्यूटन लगा, तो ये F1 इक्वल टू 2F2 वाला रिलेशन फॉलो हो सकता है। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात कि जब M1 इस C के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तभी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी ये रिलेशन होल्ड हो सकता है।
तो जब m1 c के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गया तो ये पूरा सिस्टम एक सिंगल यूनिट हो गया, और इस सिंगल यूनिट पर आप फोर्स लगा रहे हैं और इसका ये सरफेस स्मूथ है, तो ये तो मोशन करेगा। और m1 अगर रेस्ट में है तो m2 रेस्ट में नहीं रह सकता है, m2 रेस्ट में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सिस्टम मूव कर रहा है तो इसको पीछे पीछे तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। तो अब चीजें क्लियर हो गई कि भाई m1 c के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और मजबूरी में ही सही ये b इस सरफेस पर राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और जब b सरफेस पर राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया तो ऐसे स्थिति में यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो तो 15 न्यूटन लगेगा, वो तो 15 न्यूटन लगेगा। अपने आप हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो 15 न्यूटन लगेगा। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 30 न्यूटन। और वो लग सकता है क्योंकि m1 c के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो कुछ भी लग सकता है, फ्रॉम 0 टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये चीज अपने को क्लियर हो गया कि m1 और इस c के बीच फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो 30 न्यूटन लग रहा है, और b और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो कितना, 15 न्यूटन लग रहा है। ये क्लियर हो गया। अब ये बात भी क्लियर हो गया कि भाई बी तो मोशन कर रहा है, तो बी के एक्सेलरेशन को कुछ भी अगर हम कहें ए नॉट, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दिस इज टी माइनस 15 इक्वल टू 5 a0। सही है, ये पॉइंट क्लियर है ना। और अब हम अगर इस ए के विषय में बात करें तो आप देखिए कि ये जो बी है ये तो इस सिस्टम के साथ पीछे पीछे चल रहा है, और इस बी का उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितना कि इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन अगर हम इसका ए नॉट माने हैं तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए नॉट होगा। अब हम इस ब्लॉक ए के विषय में अगर बात करते हैं तो इस ए को देखने का हमारे पास दो जगह है, या तो हम इस ए को ग्राउंड से बैठ के देखें या इस सी पर से बैठ के देखें। अगर ग्राउंड से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि सी मूव कर रहा है, तो m1 भी तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से, क्योंकि m1 तो c के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर आप बोलेगा नहीं हम c पर बैठ के देखेंगे, तो देखिए स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और रेस्ट में है तो जितना राइट डायरेक्शन में फोर्स उतना लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स। इसीलिए हम यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन को हम ग्राउंड से ही बैठ के देखें अगर, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए नॉट हो गया, ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा F1 हमको क्लियर है कि ये 30 न्यूटन लग रहा है, इधर टेंशन है, इसका मास पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दिस इज 30 माइनस टी इक्वल टू 20 a0। इसको 1 कहिए, इसको 2 कर देते हैं। और अब इस दोनों इक्वेशन से
हम ए नॉट भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब निकलेगा तभी हम इस एफ के विषय में कुछ सोच सकते हैं। तो दोनों को सबसे आसान है, ऐड कर दीजिए। तो एडिंग 1 और 2, और ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 30 - 15 = 25 इसलिए ए नॉट इक्वल टू 15/25, एंड दिस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इस दोनों में से किसी में भी रख दें तो टेंशन आ जाएगा, एंड दिस इज 15 + 5 ए नॉट and 15 + 5 into 0.6, and this is 18 न्यूटन। अब हमको तो निकालना है भाई कैपिटल एफ। कैपिटल एफ अगर निकालने का कोशिश करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन अपने पास 3 है। या तो हम सिर्फ इस ब्लॉक सी को कंसीडर करें, फोर्स लगाएं, इसका इक्वेशन लिखें, एफ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि चूंकि M1 इस सी पर रेस्ट में है, तो क्यों न M1 और इस सी को एक साथ सोचें और उस पर फोर्स लगाएं, इक्वेशन लिखें, एफ आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना ही एक्सेलरेशन बी का भी है, तो बी और इस सिस्टम के बीच कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, और चूंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम इस पूरे को एक सिंगल यूनिट मान सकते हैं। और पूरे को अगर एक सिंगल यूनिट माने तो फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों सिंगल यूनिट मानना, ये बात क्लियर है कि ये जो सिस्टम है और ये जो ब्लॉक बी है, इसके बीच आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसलिए ए बी सी सबको हम सिंगल यूनिट मान सकते हैं और उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ आ जाएगा। इसलिए हम पहला यही चीज सोचते हैं कि ब्लॉक ए बी एंड सी तीनों को हम सिंगल यूनिट मान लेते हैं। और तीनों को अगर सिंगल यूनिट मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा होगा? एक तो कैपिटल एफ होगा जो अप्लाइड फोर्स है, और दूसरा F2 होगा। इसके अलावा जितना भी फोर्स होगा वो सब इसका आपस का मामला होगा। लेकिन तीनों को अगर एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो तीनों का तो मास कंसीडर करना पड़ेगा एक साथ। इसका मास M1 का है 20 किलोग्राम, इसका है 5 किलोग्राम, 25 हो गया। और इसका भी कुछ मास दिया होगा। बड़े ब्लॉक का मास क्या दिया है? बड़े ब्लॉक का मास दिया है 50 किलोग्राम। तो नेचुरल है कि पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 75 किलोग्राम। और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस F2 तो पहले से पता है कितना है, 15 = 75 ए नॉट। इसलिए कैपिटल F = 15 + 75 into 0.6। 0.6 का मतलब हो गया 0, 43, 45, मतलब 60 न्यूटन। यही आंसर होना चाहिए। अब क्या ये सही है? अब अगर हम इसी चीज को देखना चाहें
तो हम अगर सिर्फ ए और सी को कंसीडर करें एक साथ तो यही आना चाहिए। इसलिए ए और सी को अब अगर हम यहाँ पर ब्लॉक ए एंड सी को एक साथ कंसीडर करें तो स्थिति क्या है और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ए और सी को सोच रहे हैं तो भाई ये तो लग ही रहा है, ये तो इसके ऊपर ही है, ये जो फोर्स लग रहा है ये इसका आपस का मामला है। ए और सी को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जो टेंशन लगेगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। इसीलिए अगर हम ए और सी को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्स क्या लग रहा है, एक कैपिटल एफ लग रहा है, दूसरा टेंशन टी लग रहा है, और ए और सी इसका 50 और इसका 20 70 किलोग्राम, और इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट। इसको भी अगर सॉल्व करें तो भाई एफ का वैल्यू तो 60 ही आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कैपिटल एफ माइनस टी इक्वल टू 70 ए नॉट, इसलिए एफ इक्वल टू टी निकाले हुए 18, 70 इंटू 0.6, 42 प्लस 18, ये भी 60 न्यूटन ही आ रहा है। अब अगर हम सिर्फ सी को भी कंसीडर करें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन सी को कंसीडर करने में फोर्स ढेर सारा लगेगा। सिर्फ सी को कंसीडर कर रहे हैं, और इसको देखिएगा, अगर हम सिर्फ सी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा सी है, तो एक फोर्स ये कैपिटल एफ तो लग ही रहा है और सी पर F1 लेफ्ट लग रहा है, ये दो फोर्स तो दिख रहा है। साथ साथ में ये जो पुली है और ये जो पुली है, ये दोनों पुली तो इसी सी का ही पार्ट है क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्लॉक सी। इसलिए इस दोनों पुली पर भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स तो हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स तो ब्लॉक सी पर ही लग रहा है। और वो फोर्स कौन सा है, ये टेंशन है, तो यहां पर ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये भी टेंशन है, और ये तो है ही। तो आप देखिए ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ये टेंशन भी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी कैंसिल कर रहा है। मतलब टेंशन को लेकर के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब फोर्स तब फिर सी पर दो ही लगा है, एक कैपिटल एफ और दूसरा F1। इसलिए अगर अब हम इसके विषय में सोचें तो कैपिटल एफ राइट डायरेक्शन में, F1 लेफ्ट डायरेक्शन में, मास 50 किलोग्राम और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट। इसलिए इसके इक्वेशन का अगर हम बात करें तो कैपिटल एफ माइनस F1 ऑलरेडी हमको पता है F1 30 न्यूटन है, इक्वल टू 50 इंटू ए नॉट, इसलिए F इक्वल टू 30 प्लस 50 इंटू 0.6, 30 प्लस 30 एंड दिस इज 60 न्यूटन। तो किसी को भी कंसीडर कीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो है पूरा क्वेश्चन। समझ में आया? इसमें वंस मोर F1 का आप देखिए, हम क्या सोचे कि सी पर फोर्स लगा है तो भाई सी पर फ्रिक्शन तो लेफ्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि सी पर अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में है, तो सी पर फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, और सी पर फ्रिक्शन लेफ्ट लगा
तो इस ए पर फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने में हर, चाहे फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे मैग्नीट्यूड हो, चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, सारा कंसेप्ट इन्वॉल्व। इसलिए अभी नोट करने के बाद भी मौका मिले तो एक बार अपने से इस क्वेश्चन को जैसे हम एनालाइज किए उस ढंग से एनालाइज करके अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन को आप खुद भी एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा चीज इन्वॉल्व है, लॉज ऑफ मोशन से लेकर के फ्रिक्शन तक का। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए जो नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13।
13 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कहता है द साइड व्यू ऑफ ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल लैच बी एंड दिस, जो भी है सिंपल सा भाषा में हम लोग को तो सिर्फ फोर्स ही समझ में आता है, अरेंजमेंट चाहे जो भी हो फोर्स दिखना चाहिए। ये ऐसे है और यहाँ पर ये ऐसे है। यही तो अरेंजमेंट है। ये ए है, ये बी है और दोनों का ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वो इस ढंग से कांटेक्ट में है और इस पर हम एक फोर्स कैपिटल एफ लगा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ ये जो दोनों का ये जो सरफेस है, एक चीज आप देखिए कि अगर फोर्स लगाए तो ये आगे बढ़ना चाहेगा, तो आगे बढ़ना चाहेगा तो ये इधर स्लाइड करना चाहेगा, तो मतलब इस पर जो पर इधर की तरफ और बी पर इधर की तरफ, और नॉर्मल तो एक दूसरे पर ऐसे लगेगा ही। एन कह दीजिए, यही तो बेसिक चीज है। अब अगर हम इसमें देखें, कहता है कि कितना फोर्स लगाया जाए जिससे कि बी जस्ट ऊपर स्लाइड करने लगे, जस्ट ऊपर मूव करने लगे। तो इसके लिए तो हम पहले फोर्स के विषय में देखें। ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए पर फोर्स एक तो कैपिटल एफ राइट डायरेक्शन में है और दूसरा इस पर फ्रिक्शन इधर के तरफ है। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज गिवन एंड ये फ्रिक्शन है, दिस इज 45 डिग्री, थीटा कह दीजिए। और एक नॉर्मल फोर्स ऐसे है इधर के तरफ, यही है। और अगर हम इसको थीटा कहते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इधर की तरफ एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ एन साइन थीटा। और जस्ट स्लाइडिंग की स्थिति में हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू एन साइन 45 डिग्री प्लस एफ एफ कॉस। यहां पर हम एफ कॉस 45 डिग्री
लेकिन जस्ट स्लाइडिंग का स्थिति है, इसलिए यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एंड दिस इज म्यू एन बाय रूट टू, 1 + म्यू एन बाय रूट टू। ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब अगर हम इस बी के विषय में सोचें, ब्लॉक बी के विषय में अगर बात करें, तो एक तो इसका भैया वेट mg नीचे है, दूसरा नॉर्मल फोर्स इधर के तरफ है, और तीसरा फ्रिक्शन इधर के तरफ है। और ये नेचुरल सी बात है कि ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज n साइन थीटा, इधर की तरफ n कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का भी तो कंपोनेंट ले लें, इधर की तरफ f कॉस थीटा और इधर की तरफ f साइन थीटा, और तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो ये हो जाएगा n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, और यहां पर कह सकते हैं दिस n बाय रूट टू इक्वल टू mg म्यू n बाय रूट टू, एंड दिस इज n बाय रूट टू को बाहर कर लीजिए, 1 माइनस म्यू इक्वल टू mg, ये इक्वेशन 2, और n बाय रूट टू यहां से हटा दें तो फ्रॉम 1 एंड 2, बल्कि डिवाइड कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। f बाय mg इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू, इसलिए f इक्वल टू म्यू दिया हुआ होगा, कितना दिया है, म्यू भी दिया होगा और b का मास भी दिया होगा। म्यू है 0.4 और b का मास है 0.6, तो ये हो जाएगा mg मीन्स 0.6 इंटू g10, 1 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, ये 0.6 कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज 14 न्यूटन, एंड दिस इज आंसर। अगले क्लास में, ये तो सीआरक्यू खत्म हो गया, अगले क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन हम ढूंढते हैं, फिर वो चीज आपको हम कराएंगे। जस्ट स्लाइड का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट स्लाइड करने की स्थिति। एक्सेलरेशन आप 0 लेके चलिए, जस्ट स्लाइड का मतलब यही हुआ। होस्ट पर कौन है जी? यस सर। 11, 12 और 13। ओके सर। स्टूडेंट्स आप लोगों का